शुक्रिया। साथियों, पिछले लगभग 1 से 2 दशकों में हम लोगों ने जुडिशरी के माध्यम से जो हमले झेले हैं वो ये समझिए कि आजादी के बाद में जो सबसे बड़े हमले हो रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो हमले कैंपस के लेवल पर हो या वो पॉलिटिकल लेवल पर हो या सोशल लेवल पर हो, वो हमले हमने लगातार देखे हैं और उनको झेला है और उनके खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। 2015 में मोहन भागवत जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था बिहार इलेक्शन के दौरान, और उन्होंने कहा था कि टाइम आ गया है कि अब रिजर्वेशन को जो है उस पर डिस्कशन किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए। और उसके बाद से जिस तरीके के जजमेंट्स आए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके के ऑफिस ऑर्डर आए, नोटिफिकेशन आए, सर्कुलर्स आए हैं, वो उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। दरअसल इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। वो लोग जो क्रोनोलॉजी हमको समझाना चाह रहे थे, रिजर्वेशन की बात आजादी के बाद में की जाने लगी थी कि कहा जाने लगा कि एसटी एससी को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी की उस दौर में बात नहीं हो रही थी। पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए 52 में ही ये बात इंश्योर कर दी गई थी कि एसटी एससी को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन जिस जजमेंट को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है, ये यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार रिजर्वेशन पब्लिक पोस्ट पर 1994 में इंट्रोड्यूस किया था। आप अंदाजा लगाइए कि ये रिजर्वेशन इतने दिनों तक डिले क्यों किया गया। और जब 1994 में अपॉइंटमेंट के लेवल पर ये रिजर्वेशन दिया गया था, उस समय कहा गया था कि प्रमोशन के लेवल पर भी दिया जाएगा। लेकिन जब उत्तराखंड अलग से स्टेट बना 2001 में, वही लॉ वहां पर भी चला गया। 2011 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक विनोद कुमार नौटियाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का एक जजमेंट आता है, और उस जजमेंट में कहा गया कि ये जो 1994 का यूपीपीएससी का जो एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। 2011 की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय पर वहां पर भाजपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी। 1 अप्रैल की बात है। कुछ दिनों बाद वहां सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आ गई। सितंबर 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहां पर एक ऑफिस ऑर्डर निकाला और ऑफिस ऑर्डर निकाल करके कहा कि आइंदा जो है आपको प्रमोशन में किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, पहले तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और उसका वर्डिक्ट आपके कुछ दिनों पहले आया, जिसको कि हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने आपको बताया। दूसरी चीज, ये जो क्रोनोलॉजी है, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तुरंत जो है उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला, और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों से अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कुछ हिस्सा हमारे पूर्व वक्ता ने सुनाया था, लेकिन एक चीज और बात कही गई थी। जब रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात आती है तो यह कहा गया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन के लेवल पर या अपॉइंटमेंट के लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए नेसेसरी है कि वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो डेटा कलेक्ट करे। और इस मामले में क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट करके डेटा भी कलेक्ट किया गया था, उस डेटा को भी रिजेक्ट कर दिया गया और आइंदा के लिए पूरा रास्ता खोल दिया गया कि स्टेट किसी तरीके से बाउंड नहीं है, वो फ्री है, चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे, उसकी जो है मेहरबानी पर। लेकिन जब ये डेटा का डिबेट आया तो इस डेटा को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये जो जुडिशरी जिसकी कल्पना की गई थी कि ये जो न्याय करती है, ये एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर इसका पर्सपेक्टिव जो होता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है, ये दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी जुडिशरी का जो पर्सपेक्टिव है वो जनेऊ सेंट्रिक है।
वो जनेऊ के आसपास घूम रही है कि किसका धागा कैसा है, किसमें कितनी गांठ है, और वो जनेऊ किस चीज का बना हुआ है, उसी के आसपास पूरा का पूरा ये ताला वाना बुना जा रहा है। और जब इस जनेऊ को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि जुडिशरी में जनेऊ का क्या हिस्सेदारी है, तो पता चलेगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट तो 100% जनेऊओं के कब्जे में है। आपका आजादी के बाद से लेकर आज तक देखिए तो सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, कोई एसटी अभी तक नहीं पहुंचा है, कोई ओबीसी आज तक नहीं पहुंचा है। हाई कोर्ट के लेवल पर भी देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ 4 लोग हैं जो एसटी एससी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मात्र 4 लोग। ये है हमारी जुडिशरी के हालात, जो हमें ये जजमेंट देख रही है और हमें सिखा रही है कि तुम भाई जो है न्यायपालिका का सम्मान कीजिए। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर। जब इन्होंने डेटा की बात की है कि पिछले ही साल जून में 27 जून को एक सांसद ने राज्यसभा के भीतर एक सवाल पूछा था और उसमें कहा था कि जो सेक्रेटरी ग्रुप ए की जो पोस्ट है, चाहे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उस तरीके डायरेक्टर की लेवल की पोस्ट है, उसमें आप बताइए कि एसटी एससी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जजमेंट जो उन्होंने रिप्लाई किया, जो स्टेट मिनिस्टर थे जितेंद्र जी, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है तो ओबीसी की तो कोई हिस्सेदारी है ही नहीं, और एसटी एससी का जो रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल अगर एक एवरेज निकाले तो लगभग एसटी का रिप्रेजेंटेशन 2% के आसपास है और एससी का रिप्रेजेंटेशन 6% के आसपास है। अब बाकी जो बच जाता है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। अब इस जुडिशरी के बाद और भी जो चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि भाई लैंड, क्योंकि असली मसला ये सिर्फ रिजर्वेशन की, हमारी प्रीवियस जो स्पीकर ने जो बात कही थी कि रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन आपको सिर्फ इंश्योर करा रहा है, हमारी एक्चुअली में रिसोर्सेज पे हिस्सेदारी कितनी है इसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि 83 से 84% आदिवासियों के पास जो जमीन है या तो वो एकदम लैंडलेस है या 1 एकड़ से भी कम जमीन है। 92% दलित इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके पास या तो लैंडलेस है या 1 एकड़ से कम हिस्सा है। 85% ओबीसी हैं जो लैंडलेस है और या 1 एकड़ से कम हिस्सा है। यह तो हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है रिसोर्सेज के मामले में। जुडिशरी में हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, गवर्नमेंट में जो हमारा प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो देख लीजिए। अब आ जाते हैं हमारे एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में अभी आपके जेएनयू अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है उनकी कहानी तो आप सबको पता है। लेकिन मैडम ने जिस चीज का जिक्र किया था, नॉट फाउंड सुटेबल, वो आपके कैंपस में आज भी हो रहा है। अभी जो 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट हुई है उनमें भी एसटी कैटेगरी की सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल किया गया है। अगर 70 साल बाद भी आपको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो बंद कर दीजिए, इनको ढहा दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है किसी को। आपने 70 साल में किया क्या, सवाल यह है। अगर आपको लगता है कि 70 साल बाद भी आपको जो सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो आपकी मेरिट पर सवाल है, और वो सवाल हम यहां से कर रहे हैं। पहली बार एकेडमिक लेवल पर जो रिजर्वेशन दिया गया था वो 1997 में दिया गया था 1 जुलाई को, और वो भी पंजाब हाई कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद में, और वो भी इनिशियल लेवल पर, अपॉइंटमेंट के लेवल पर। प्रमोशन में रिजर्वेशन आपने जब रोस्टर की लड़ाई लड़ी और जीत करके आए, उस एक्ट में पहली बार आया था प्रमोशन में रिजर्वेशन एकेडमिक लेवल पर, एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पर। तो इस प्रमोशन के एक्ट आने के बाद जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, उससे पहले का भी डेटा देख लीजिए। 34 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का पिछले साल का यूजीसी का एनुअल रिपोर्ट कहता है कि 96% प्रोफेसर्स अपर कास्ट के हैं, सवर्ण है, जनेऊधारी है। एसोसिएट में 95% और असिस्टेंट के लेवल पर 73%। और आपकी हिस्सेदारी कितनी है? बाकी जो बच जाता है वो सब आपका है, लेकिन बचा क्या? कुछ नहीं बचा। स्टेट यूनिवर्सिटीज का हाल देख लीजिए।
स्टेट यूनिवर्सिटीज में 84% जो प्रोफेसर हैं वो अपर कास्ट हैं, एसोसिएट में 77 और असिस्टेंट में 73%। यह आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है एकेडमिक लेवल पर। जिस डेटा को सुप्रीम कोर्ट नकार रहा है वो ये डेटा है। वो क्यों नकार रहा है, क्यों नकार रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वो नकार रहा है क्योंकि उनको पता है कि 90 के बाद में जो दलित, पिछड़ा, बहुजन तबका, आदिवासी जो इन विश्वविद्यालयों की दहलीज पर पहुंचा है, वो अगर इन सिस्टम में आ जाता है तो इनसे सवाल करना शुरू करेगा। लेकिन एक चीज हम यहां से इंश्योर कर देना चाहते हैं, हम चाहे आए या ना आए, चाहे एक भी रहे, हम सवाल तब भी पूछेंगे। हम आपकी ये जो पॉलिटिक्स है जिसमें आप चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम उस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के एकदम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क अगर बनेगा तो संविधान के दम पर बनेगा, और जो आइडिया नेशन का संविधान के भीतर है उसी पर बनेगा, आपकी मनुस्मृति के भीतर नहीं बनने वाला, और उस एजेंडे पर बिल्कुल नहीं बनने वाला है। वो कहते क्या है, वो कैसा एजेंडा है मनुस्मृति का? कुछ दिन पहले नागौर का पेचकस कांड आपको पता होगा। क्या हुआ था नागौर में? राजस्थान का एक कस्बा है नागौर, क्या हुआ उसमें? 2 दलित युवक, उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई उन्होंने किसी का 100 रुपए चुरा लिया है। कितना? 100 रुपए। उसका पनिशमेंट क्या था? उनको भीड़ ने, अपर कास्ट भीड़ ने घेरा, नंगा किया, जो पेचकस होता है ना लोहे का, स्क्रू खोलने के लिए जो काम में आता है, वो उनके पिछवाड़े में डाल दिया और ऊपर से उसमें पेट्रोल डाल दिया। यही है आपका हिंदू राष्ट्र। स्वागत है। दो साल पहले, 3 साल पहले ऊना में जो हुआ था वो भी नहीं भूले हैं। साल भर पहले जो सोनभद्र में आदिवासियों को मारा गया था वो भी नहीं भूले हैं। उनको लगता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब जो है, महिलाएं जो है, वो बड़ी जल्दी भूल जाती हैं। भूले कुछ नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं भूले हैं, सब याद है और सबका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सर, जो आपकी कारस्तानी है, जो आपका खेला खेल रहे हैं आप लोग, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। क्योंकि आप लोग सुप्रीम नहीं है, ये भी जान लीजिए। हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। क्या कहते हैं मिश्रा जी? मोदी जी जो है ग्लोबली सोचते हैं, एक्ट लोकली करते हैं। मिश्रा जी, हमको पता आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं न कहीं पेंशन भी चाहिए, कहीं का गवर्नर भी बनना है, लेकिन वो क्या सोचते हैं और क्या एक्ट करते हैं वो हमने देख लिया और हम देख रहे हैं। सब कुछ याद है। 2006 में पहली बार आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक इंश्योर किया गया था फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। उसको उसी समय जो है 3-4 एनजीओ ने चुनौती दी थी। रिजल्ट ये हुआ कि पिछले साल 1.5 करोड़ आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखली का नोटिस थमा दिया गया। आप लोग लड़े, आपने इंश्योर किया कि किसी को भी जो है जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, और तब तक उस ऑर्डर को जो है होल्ड पर डाल दिया गया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या अभी भी बनी हुई है। तो इसीलिए हम लोगों को और चीजों को भी समझने की जरूरत है। एक चीज और, यह हमला सिर्फ एसटी-एससी के ऊपर नहीं हो रहा, ओबीसी को लेकर के भी अभी एक कमेटी बनी है और कहा जा रहा है कि उसके जो क्रिमिनल लेयर का जो क्राइटेरिया उसको भी रिव्यू किया जाएगा।
अभी तक यह था कि जो सैलरी थी और एग्रीकल्चर से जो इनकम थी उसको ग्रॉस इनकम की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता था। लेकिन जो नया कमेटी बना है आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की उसकी हेडशिप में, उस कमेटी की रिकमेंडेशन कहती है कि आपकी सैलरी और आपका जो एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसको भी ग्रॉस इनकम का हिस्सा बना करके आपको क्रिमिनल की कैटेगरी से बाहर किया जाएगा। क्या होगा? 10 एकड़ से ऊपर जिनके पास जमीनें हैं उनको भी क्रिमिनल से बाहर किया जाएगा, उनके ऊपर क्रिमिनल लगेगा, उनको किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 57% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन दिया गया और उसके बाद अब यह होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या करें। एक चीज समझ लीजिए कि हमला सबके ऊपर है, बारी बारी से। एनआरसी, सीए और एनपीआर के माध्यम से जो है मुसलमान और बाकी की माइनॉरिटीज और सबके ऊपर हमला किया गया। और एनआरसी तो सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर भी हमला नहीं है, ये तो आदिवासियों के ऊपर भी हमला है, दलितों के ऊपर भी हमला है और ओबीसी के ऊपर भी हमला है और महिलाओं के ऊपर भी हमला है, क्योंकि कागज तो हमारे पास भी नहीं है। जिस कट ऑफ डेट को उन्होंने आसाम में रखा था, जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में दूसरी कट ऑफ डेट एक कानून के लिए नहीं हो सकती है। या तो आप आसाम की कट ऑफ डेट बदलेंगे या यहां के लिए दूसरी कट ऑफ डेट लेकर के आएंगे। और अगर वो डेटा होता है तो आपको पता चलेगा कि 40% लोग इस मुल्क में लैंडलेस हैं। उन 40% में बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है, दलितों का है और उन लोगों का है जो नोमैडिक ट्राइब्स में शामिल है, उनका है जिनके पास कोई जमीनें नहीं है, जिनके पास किसी भी तरीके के मकान का मालिकाना हक नहीं है, दुकान का मालिकाना हक नहीं है, जिनके पास किसी तरीके का 70 के दशक का ना तो जो है एजुकेशन की 10th का सर्टिफिकेट है, ना किसी और तरीके का सर्टिफिकेट है। तो वो हमला भी सबके ऊपर है। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये हमले एक के बाद एक सब पर होने वाले हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिलाएं, तमाम लोग, बचेगा कोई नहीं। हमें जरूरत है कि इनके मंसूबों को एकजुट होकर के लड़ने की, उसका मुकाबला करने की। 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से इन्होंने अपॉइंटमेंट के लेवल पर यह काम शुरू किया था। और उस 13 पॉइंट रोस्टर में क्या किया? साल भर आप लोग लड़े। उससे पहले एसटी/एससी एक्ट में आप लोग लड़े, फिर ट्राइबल इविक्शन पर लड़े, अब ये प्रमोशन वाले पर लड़िए, फिर आप ये क्रीमिलेयर वाले पर लड़िए। आप लड़ते चले जाइए। ये एंडलेस प्रोसेस है। कब तक आप लड़ेंगे? लेकिन हम लोगों को एक चीज यहां से इंश्योर करनी पड़ेगी और वो ये है कि हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा बराबरी का हिस्सादारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं, हिस्सेदारी, और हर चीज में, नेचुरल रिसोर्सेस से लेकर के पावर शेयरिंग तक, हर चीज में हमें हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी नहीं मिल जाती है। आप महिला है, 50% की डिमांड कीजिए, क्योंकि इस सोसाइटी से आपका उतना हक बनता है। आप आदिवासी हैं, 9% की डिमांड कीजिए। आप दलित हैं, आप 17% की डिमांड कीजिए। आप ओबीसी है, आप 57% की डिमांड कीजिए, और जो बच जाए ले जाओ। हमें हमारी बराबरी का जो हिस्सा है, रिसोर्सेस से लेकर के पावर तक, वो हमें सुनिश्चित करना है। और उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारा हक सुनिश्चित नहीं हो जाता। और ये रिजर्वेशन की जो डिबेट है, जब तक 9th शेड्यूल में इसको नहीं डाला जाता है, हमारी अब एक ही डिमांड होनी चाहिए कि रिजर्वेशन को, आप रिजर्वेशन चाहे अपॉइंटमेंट इनिशियल लेवल पर हो चाहे प्रमोशन के लेवल पर हो, इसको आप 9th शेड्यूल में डालिए और इस डिबेट को हमेशा के लिए क्लिंच कीजिए।
शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।